टाटा का सेल्स डाटा है और ये सिट्रॉन का सेल्स डाटा है, और डेफिनेटली इनके टोटल नंबर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक मेजर बात ये है कि जितना ऑथेंटिक है ये उतना मिसगाइडिंग भी है। दोस्तों, यूं तो उगते हुए सूरज की सब रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मजा तब दुगना हो जाता है जब हम डूबते सूरज को भी उतनी ही रिस्पेक्ट से देखते हैं, और वही डूबता सूरज एक नई सुबह का कारण भी बनता है। जिस तरह से हर क्षण हर परिस्थिति का एक अपना महत्व होता है, ठीक उसी तरह से ऑटोमोबाइल के इस उतार और चढ़ाव में हर कार मैन्युफैक्चरर के छोटे और बड़े सभी कंट्रीब्यूशन को मैं बहुत अहम मानता हूँ। हमारा मेहनत का पैसा जरूरत के हिसाब से सेफली और सही कार में इन्वेस्ट भी होना चाहिए। और कुछ इसी सोच के साथ आज हम दो ऐसी कार के बारे में बात करने वाले हैं जो मार्केट में अपने स्टाइल के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इंडिया में उनकी प्रेजेंस के हिसाब से ना तो उनको आप पूरी तरह सक्सेसफुल बोल पाओगे और ना ही पूरी तरह से फेल बोल सकते हो। लेकिन वीडियो के अंत में इसका निर्णय आप लोगों को ही करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेशोफिक्स ऑटो की और टेक सीरीज, जहां आज हम टाटा कर्व, सिट्रॉन बसाल्ट के पेट्रोल इंजन की टेक्नोलॉजीज, उनके स्पेसिफिकेशन, उनकी प्राइसिंग, मार्केट पोजीशनिंग, यूज केसेस के साथ साथ उनके गुड एंड बैड को लेकर डीप डाइव करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में कुछ टेक्निकल डिटेल के साथ साथ आपको काफी सारा कस्टम डेटा और इन दोनों ही कार के बारे में कुछ मार्केट एनालिसिस भी मिलेंगे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक के साथ साथ वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा। टाटा और सिट्रॉन कर्व और बसाल्ट को एसयूवी कूपे बोलते हैं, पर क्यों? एक सेडान और कूपे में क्या फर्क होता है? तो सबसे पहले इसी बात को हम समझ लेते हैं। अगर हम लोग सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की माने, आप लोगों ने इंजन ऑयल की कैन के ऊपर भी SAE लिखा हुआ देखा होगा, तो उनके हिसाब से कोई भी सेडान की तरह दिखने वाली कार जिसका इंटीरियर स्पेस 33 क्यूबिक फीट से कम हो उसको कूपे कहा जाता है, और ये उसका एक मेन फैक्टर है। और अगर वो 33 क्यूबिक फीट से ऊपर हो उसको सेडान कह दिया जाता है। उसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे और पैरामीटर हो सकते हैं। अगर कूपे कार को लेकर आप मेरी पहली पसंद पूछोगे तो वो है फोर्ड मस्टैंग। आमतौर पे कूपे एक स्पोर्टिव कैरेक्टर के साथ साथ 2 डोर कॉन्फ़िगरेशन में आती है, और उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है वो भी काफी कम होता है। उसकी जो रूफ लाइन होती है वो ऑलमोस्ट बूट के साथ मिल जाती है। उसका जो इंटीरियर केबिन स्पेस है वो काफी कम होता है। आप में से किसी ने Hyundai Accent वीवा चलाई है? क्योंकि वीवा का जो बॉडी स्टाइल था उससे जो रूफ लाइन थी वो उसके बूट में आके मिल जाती थी। इनफैक्ट उसकी जो रियर विंडशील्ड थी एक स्मॉल सेडान होने के बाद भी बूट के साथ ऊपर उठ जाती थी, लेकिन फिर भी वो कूपे कैटेगरी में नहीं आती थी। अभी कर्व और बसाल्ट क्या सच में एसयूवी कूपे हैं? तो ये प्रश्न तो आप टाटा और सिट्रॉन से ही पूछ सकते हैं। वैसे क्या फर्क पड़ता है? हिंदुस्तान में तो हर दूसरी कार को एसयूवी बोल दिया जाता है, और हम से ज्यादातर लोग इस एसयूवी कैरेक्टर से अट्रैक्ट भी होते हैं। यानी कि इंडस्ट्री को मालूम है हमें क्या चाहिए। कर्व और बसाल्ट दोनों ही अगस्त 2024 के आसपास लॉन्च हुई थी। ये इन दोनों ही कार का सिर्फ 2024 का डाटा है, जिसमें मंथ वाइज कर्व इतनी बिकी और बसाल्ट की सेल ये रही, जो कि कर्व से काफी कम है। ये देखिए, और ये सारा इन मैन्युफैक्चरर्स का ऑफिशियल डाटा है। लेकिन एक मेजर बात ये है कि जितना ऑथेंटिक है ये उतना मिसगाइडिंग भी है। लेकिन मैं इसको मिसगाइडिंग क्यों बोल रहा हूँ, इस बात को लेकर हम आगे डीप डाइव करेंगे। इस वीडियो में आपको भर भर कर इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले हमें इन कार्स के ड्राइव ट्रेन्स को थोड़ा समझना पड़ेगा। सिट्रॉन बसाल्ट में ये 2 82 PS के और 110 PS के इंजन आते हैं। टाटा कर्व में ये 3 इंटरनल कंबशन इंजन आते हैं, जिसमें एक ये सेम नेक्सन वाला इंजन है, और इसी रेवोल्यूशन के बेस पर ये एक नया हाइपेरियन इंजन है, और ये क्रायोजेट इंजन जो कि एक डीजल इंजन है, इस इंजन को आप रफली रेवोट्रक इंजन का अपग्रेड बोल सकते हो, लेकिन उससे ये काफी डिफरेंट है। कर्व में इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन भी आता है जो 2 डिफरेंट बैटरी पैक के साथ आती है। तो इस वीडियो में हम सिट्रॉन के इन 2 इंजन्स को कर्व के इन 2 इंजन से कंपेयर करने वाले हैं। इस क्रायोजेट इंजन को लेकर मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। इन इंजन्स को अच्छे से कंपेयर करने के लिए हमें इनके एक बेसिक डिफरेंस को पहले समझना होगा। देखिए, पेट्रोल के केस में मोटे मोटे तौर पर ये 3 तरह के इंजन आते हैं, जो कि असल में उसके एयर फ्यूल मैकेनिज्म के हिसाब से डिस्टिंग्विश होते हैं। जिसमें सबसे पहले एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है, जिसमें कोई भी टर्बोचार्जर नहीं होता, जिसमें ज्यादातर इंजन पोर्ट इंजेक्शन प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इसी आने के केस में दुनिया में कुछ इंजन डायरेक्ट इंजेक्शन वाले भी आते हैं। दूसरा टाइप हो गया इनडायरेक्ट इंजेक्शन। ये भी असल में इनडायरेक्ट इंजेक्शन है, लेकिन ये टर्बोचार्जर के साथ में है। और तीसरी कैटेगरी हो गई जिसमें डायरेक्टली फ्यूल इंजेक्ट होता है इस सिलेंडर के अंदर, और उसमें एक टर्बोचार्जर भी लगा होता है, जिसको हम TGDI इंजन बोलते हैं। और अगर ये टर्बो नहीं लगा तो उसे खाली GDI इंजन बोला जाता है। तो इन 3 कैटेगरी में ही कर्व और बसाल्ट के सभी पेट्रोल इंजन बिलोंग करते हैं। बाकी जो डीजल इंजन होते हैं वो हमेशा डायरेक्ट इंजेक्शन वाले इंजन ही होते हैं। अगर आप लोगों को पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के डिफरेंसेस को समझना है तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं।
सेट्रॉन का प्योरटेक इंजन, एक 3 सिलेंडर DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। ये सारी स्पेसिफिकेशन आप देख लेना। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एक इनडायरेक्ट इंजेक्शन इंजन है, ये GDI नहीं है। इसका दूसरा इंजन एक टर्बोचार्ज इंजन है, जो कि दोबारा से एक पोर्ट इंजेक्शन वाला इनडायरेक्ट इंजेक्शन इंजन है। टर्बोचार्ज होने की वजह से ये 110 PS की पावर जनरेट करता है। बाकी ये स्पेसिफिकेशन आप लोग देख लीजिएगा। और C3 में भी यही 2 इंजन आते हैं। अगर इन दोनों इंजन को लेकर आप लोगों को डीप डाइव करना है तो आप मेरी सेट्रॉन C3X वाली वीडियो देख सकते हैं, जहां हमने इन दोनों इंजन को कंपेयर किया है। टाटा का रेवोल्यूशन इंजन जो कि नेक्सॉन में भी आता है, ये दोबारा से एक 3 सिलेंडर का DOHC इंजन है और ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। यहाँ पर गौर करने वाली चीज ये है कि ये भी एक टर्बोचार्ज पोर्ट इंजेक्शन वाला इनडायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन वाला इंजन है। और ये हाइपेरियन इंजन जो टाटा ने पहली बार कर्व में लॉन्च किया है, ये भी एक 3 सिलेंडर DOHC इंजन है। ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। इसमें जो गौर करने वाली बात है, ये एक टर्बोचार्ज GDI इंजन है, यानी कि एक TGDI इंजन है, जिसमें टर्बोचार्जर के साथ डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन होता है, जिसमें फ्यूल का स्प्रे डायरेक्टली कंबशन चैम्बर के अंदर होता है। हाइपेरियन की इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको रेवोल्यूशन इंजन को लेकर डीप डाइव करना है तो आप मेरी नेक्सॉन रेवोल्यूशन वाली वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैंने रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत डिटेल में बात की है। बसाल्ट के दोनों इंजन ड्यूअल ओवरहेड कैमशाफ्ट वाले इंजन हैं, जिसमें असल में 2 पैरेलल कैमशाफ्ट चल रही होती हैं, एक एयर इनटेक के लिए और दूसरी एग्जॉस्ट के लिए। ठीक इसी तरह से इसमें भी 2 कैमशाफ्ट हैं, लेकिन इस इंजन में खाली इनटेक पे एक VVT होता है, एग्जॉस्ट पे VVT नहीं होता, जबकि इस टर्बोचार्ज इंजन में ड्यूअल VVT होते हैं। ये वेट टाइमिंग बेल्ट के साथ आता है और इसमें जो इंजन का ब्लॉक होता है और इंजन का जो हेड होता है, ये दोनों एल्यूमिनियम के आते हैं। पहले इस इंजन में भी वेट टाइमिंग बेल्ट आती थी, लेकिन उसको अब टाइमिंग चेन से रिप्लेस कर दिया। और इस इंजन में भी इसका सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड ये दोनों एल्यूमिनियम के आते हैं। लेकिन इस इंजन में ड्यूअल VVT के साथ लिफ्ट टाइमिंग कंट्रोल भी आता है, जिससे इंजन को एयर फ्यूल रेशियो की टाइमिंग में बहुत ज्यादा कंट्रोल मिलता है। तो अगर आप लिफ्ट टाइमिंग को लेकर डीप डाइव करना चाहते हो तो आप मेरी होंडा IVTEC वाली वीडियो को देख लेना, जहां डिटेल में मैंने VTEC और IVTEC के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं उसको एक्सप्लेन किया है, और लिफ्ट टाइमिंग कैसे काम करती है इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है। ये तीनों ही DOHC इंजन है और ये तीनों ही इंजन टाइमिंग चेन के साथ आते हैं। इन दोनों इंजन का जो सिलेंडर ब्लॉक है और सिलेंडर हेड है, ये दोनों एल्यूमिनियम के आते हैं, लेकिन डीजल के केस में ये कास्ट आयरन के आते हैं। रेवोल्यूशन सिंगल VVT के साथ आता है और हाइपेरियन में ड्यूअल VVT आता है। ये देखिए ड्यूअल ओवरहेड कैमशाफ्ट है, अगर उसमें VVT नहीं होता तो इस तरह की दिखती है, और VVT केस में इस तरह का एक्चुएटर लगा होता है, और ड्यूअल VVT के केस में इन दोनों पुली पर यहाँ पर एक्चुएटर होते हैं। ये टाइमिंग बेल्ट है, ये टाइमिंग चेन है, जिसका काम इन दोनों पुली को, जो कैम की पुली होती है, उसको क्रैंक शाफ्ट के साथ ये बेल्ट और चेन सिंक रखती है। देखिए कुछ इस तरह से, ताकि इन पिस्टन की जो टाइमिंग है वो इन कैमशाफ्ट के साथ सिंक रहे। तो दोस्तों, कुछ इंजन टेक्नोलॉजी को समझने के बाद अब उसी सेल्स डाटा को हम दोबारा से देखते हैं, जहां पर आपको काफी सारी और इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है, और इसमें एक बड़ा खास मैसेज है जो मैं आप लोगों को कन्वे करना चाहता हूं। देखिए पिछले 6 महीने का टाटा का सेल्स डाटा है और ये सेट्रॉन का सेल्स डाटा है, और डेफिनेटली इनके टोटल नंबर में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिन्हें हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इस टोटल सेल्स को देखते हुए अगर आप कर्व की सेल को देखोगे, यहाँ पर इसकी टोटल सेल है वो 6 महीनों में करीबन 17,545 है, जो कि 6.7% है इस टोटल सेल का। और सेट्रॉन के केस में हालांकि नंबर बहुत कम है, लेकिन ये 28% है टोटल सेल्स का। लेकिन यहाँ पर इस 6.7% में एक कैच है, और यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी की कमी है, जिसको हम आगे समझेंगे। ये करीबन पिछले 1 साल की कर्व और बसाल्ट की मंथ वाइज सेल है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सेट्रॉन बसाल्ट लॉन्च डेट 9 अगस्त 2024, यानी कि ये अगस्त में लॉन्च हो गई थी। टाटा कर्व EV लॉन्च डेट अगस्त 7, 2024, यानी कि अगस्त में जो कर्व लॉन्च हुई थी वो असल में EV थी। तो यानी कि ये जो सेल्स डाटा हुआ ये खाली EV का हुआ, और जो बसाल्ट का सेल्स फिगर है वो खाली पेट्रोल का है। अब एज ए व्हीकल तो आप इसको कंपेयर कर लोगे, लेकिन इस मंथ में ये EV का डाटा है, ये पेट्रोल का डाटा है, तो असल में अगस्त में कोई कंपैरिजन नहीं बनता। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है, सितंबर में टाटा कर्व इंटरनल कंबशन इंजन लॉन्च हो गया, और यहाँ पर सेल्स फिगर देखिए, और इन दोनों में अगर कंपैरिजन डाटा हम निकालते हैं तो करीबन 1300 कार्स का फर्क आता है, और इन 1300 कार्स के अंदर टाटा की डीजल कार्स भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेट्रोल कार का नंबर है वो अननोन है। ये देखिए टाटा हमेशा कर्व का डाटा देता है, और इस पूरे डाटा के अंदर आप देखेंगे कहीं भी EV, डीजल और पेट्रोल का अलग अलग डाटा
नहीं दे रखा। और एक कूपे स्टाइल होने की कार के नाते लोग बसाल्ट पेट्रोल को इस पूरे डाटा के साथ कंपेयर करते हैं। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है, टाटा के पास ये तीनों ऑफरिंग हैं, इट इज पॉजिटिव थिंग, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक इस डाटा में वो ट्रांसपेरेंसी रखे। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो कस्टमर के लिए मिसलीडिंग तो हो जाता है। हालांकि कुछ लोग इसको टाटा की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हैं। सारी स्ट्रेटेजी ठीक है जब तक इन सब फिगर्स को लेकर कस्टमर गुमराह ना हो। बसाल्ट का मेरे पास जेन्युइन का डाटा नहीं है, अगर किसी को ये मिलेगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो कुल मिलाकर कर्व की जो टोटल सेल है लॉन्च के बाद यहाँ तक बढ़ी और उसके बाद गिरने लग गई और ये अब धड़ाम से गिर गई। अगर टाटा कर्व की ओवरऑल सेल को देखा जाए, खासकर ईवी को लेकर, वो शुरुआत से ही बहुत शानदार रही है और कर्व की टोटल सेल का वो पार्ट भी है। और आजकल इस मॉडल की वजह से लोगों का डीजल कार को लेने का ट्रेंड थोड़ा बढ़ गया है। तो यानी कि वो जो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होता है ना, पेट्रोल टू पेट्रोल कंपैरिजन उन कार्स का, वो यहाँ पर नहीं हो पाता। और टाटा उनका इंडिपेंडेंट डाटा, एक सेग्रीगेटेड डाटा पब्लिश नहीं करता। और जो लोग टाटा कर्व की सेल्स फिगर और सिट्रन बसाल्ट की सेल्स फिगर को देखकर कार लेने का डिसीजन करते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़े भ्रमित तो हो जाते हैं। मेरा इस चीज को हाईलाइट करने का रीजन, आप लोगों में इस कार को लेकर ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फिर भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब टाइम है कर्व और बसाल्ट के कुछ टेक्निकल डाटा को कंपेयर करने का। ये टाटा कर्व के दो इंजन हैं, रेवोटॉन और हाइपेरियन, और ये दोनों टर्बोचार्ज हैं जिसमें ये TGDI है। जैसे हमने पहले बात की, सिट्रन में भी दो इंजन आते हैं, लेकिन ये थर्ड मेंशन करने का रीजन उसके 680 गियर बॉक्स में जो टॉर्क डिलीवर होता है वो 205 Nm का होता है, जबकि MT के केस में ये 190 Nm का टॉर्क जनरेट होता है। हाइपेरियन की पावर एंड टॉप फिगर शानदार है। रेवोट्रॉन और प्योरटेक 110 नॉन TGDI टर्बोचार्ज इंजन है, इसलिए अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो रेवोट्रॉन की पावर फिगर ज्यादा है, लेकिन उसकी जो टॉर्क फिगर है वो बसाल्ट से कम है। ये इन कार्स की कर्व वेट है और ये लोड कैपेसिटी है। बसाल्ट के केस में ये कंफर्म्ड है और ये मैंने मॉडल के मैक्सिमम वेट लिए हैं। लेकिन टाटा की ये हैबिट है कि वो कर्व वेट को और क्रॉस वेट को ट्रांसपेरेंट नहीं रखता, जिससे लोड कैपेसिटी को लेके भी एक एम्बिग्यूटी बनी रहती है। ये कंफर्म कर्व वेट नहीं है, बट इट इज वेरी क्लोज टू रियल। और बसाल्ट की लोडिंग कैपेसिटी के हिसाब से मैंने कर्व की लोडिंग कैपेसिटी ली और क्रॉस वेट कैलकुलेट कर ली है। ये क्रॉस वेट के हिसाब से इनकी पर टन पावर और पर टन टॉर्क है, जहां पर सबसे ज्यादा पावर ये हाइपेरियन देता है। लेकिन जो टॉर्क की फिगर है, देखिए ये बहुत प्रॉक्सिमिटी में है और रेवोट्रॉन के सामने जो बसाल्ट का MT वेरिएंट है वो शानदार है। ये ऑटो कार का एक आर्टिकल है, इसको उधर सामने काफी अच्छे से लिखा है, ये उसका लिंक है, आप देख लीजिएगा। इसमें काफी सारी और इन्फॉर्मेशन भी है इन दोनों इंजन की। ये इनके 0 से 100 तक कुछ टेस्टिंग रिजल्ट्स हैं। देखिए सेम इंजन है जिसमें उन्होंने MT गियर बॉक्स को कंसिडर किया है। हालांकि ये जो वेट है बसाल्ट के एक लोअर वेरिएंट का हो सकता है। सिट्रन में 5MT, 6MT और 680 टॉर्क कन्वर्टर आता है, जबकि कर्व के केस में 6MT और 7 स्पीड DC आता है, जो कि असल में एक DCT कैटेगरी का ही गियर बॉक्स है। लेकिन ये गियर बॉक्स DCT से काफी अलग है। अगर आप लोग DCA को लेकर और ज्यादा जानना चाहते हो तो आप मेरी टाटा DCA वाली वीडियो देख सकते हो, जहां पर मैंने DCA गियर बॉक्स को काफी डिटेल में डिस्कस किया है। इन दोनों कार्स की हाइट है, जहां पर टाटा कर्व की ज्यादा हाइट का रीजन उसका हाई ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि बहुत इंप्रेसिव है। बसाल्ट के केस में ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था और बूट स्पेस भी कर्व का थोड़ा ज्यादा है। कर्व की विड्थ ज्यादा है, लेकिन जो उसकी लेंथ है वो बसाल्ट से थोड़ी कम है। और बसाल्ट की सबसे इंप्रेसिव चीज उसका ये व्हील बेस है। व्हील बेस यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को कहते हैं, और ये ज्यादा होने से दो फायदे होते हैं। पहला, जो राइड होती है वो बहुत स्मूथ हो जाती है, खराब रोड में भी थोड़े कम बम्प्स आएंगे, और जो अंदर का जो स्पेस होता है, जो इंटीरियर होता है, वो भी थोड़ा बढ़ जाता है। हालांकि उसकी वजह से थोड़ा बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज होता है। इस सीट के पीछे, इस पार्सल ट्रे से नीचे, ये उसकी डेप्थ है और ये उसकी करीबन विड्थ है। ये सब मिलकर असल में बूट स्पेस को बनाता है। बसाल्ट का 91 mm व्हील बेस ज्यादा है, जिसका एडवांटेज असल में थोड़ा सा कर्व को बूट स्पेस में मिल जाता है, और कर्व की जो विड्थ है वो भी ज्यादा है। ये इन सब की फ्यूल एफिशिएंसी है, जिसमें सबसे कम एवरेज इस हाइपेरियन की है। क्या आप थोड़ी सी ज्यादा पावर के लिए इस क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी के साथ हाइपेरियन इंजन को चलाना चाहोगे? रेवोट्रॉन इंजन की एवरेज फिर भी थोड़ी बेटर है, लेकिन प्योरटेक 110 6MT की एवरेज वो बेस्ट है। NA के केस में भी सेटिस्फैक्टरी है, और AT के केस में थोड़ी एवरेज तो गिरती है हमेशा, लेकिन फिर भी सिट्रन की जो एवरेज है वो टाटा कर्व से बहुत बेटर है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑलमोस्ट सेम है, और ये इन कार की MT और AT की किलोमीटर रेंज है, जो कि असल में सिट्रन की बेस्ट है। रेवोट्रॉन की थोड़ी सेटिस्फैक्टरी है और हाइपेरियन की वर्स्ट है। टाटा कर्व, बसाल्ट दोनों को 2024 में टेस्ट किया, जहां पर कर्व ने 5 स्टार रेटिंग और बसाल्ट ने 4 स्टार रेटिंग को अचीव किया। बट इस NCAP रेटिंग का इन कार्स की बिल्ड क्वालिटी से सीधा कोई बहुत बड़ा रिलेशन नहीं होता। यहाँ पर सिट्रन बसाल्ट MT की ये प्राइस रेंज है, इसमें AT नहीं आता, और 110 के केस में इसके MT की ये प्राइस रेंज है और AT की
ये प्राइस रेंज है। उसी तरह से ये डाटा टाटा रेवोट्रॉन का है, ये हाइपेरियन का है। ये टाटा कर्व डीजल की प्राइसिंग है जो कि ऑलमोस्ट 19.5 लाख तक चली जाती है। यानी कि आप सो कॉल्ड कुपे को कम से कम प्राइस में एंजॉय करना चाहते हो तो बसाल्ट सबसे सस्ती है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने बसाल्ट और कर्व को, उनकी मार्केट पोजीशन को, वो कहाँ स्टैंड करती है उसको समझने की कोशिश की। तो अब टाइम है इन सभी कार्स के कुछ गुड एंड बैड को समझने का और समझने का कि किन यूज केसेस में हम इनको ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम गुड से शुरू करते हैं और बसाल्ट को पिक करते हैं। बसाल्ट की जो राइड क्वालिटी है वो एक्सीलेंट है। आपको हाईवे के ऊपर, बैड रोड्स के ऊपर, आप सब कोई मॉडल ले लीजिए, चाहे बेस मॉडल ले लीजिए, वो बहुत कंफर्टेबल राइड आपको देने वाली है। और उसकी जो हाई स्पीड हैंडलिंग है वो भी शानदार है, बहुत ज्यादा स्पेशियस है, उसका बूट भी अच्छा खासा है और ज्यादा व्हील बेस होने की वजह से उसमें कंफर्ट के साथ साथ जो रियर पैसेंजर के लिए लेग रूम मिलता है ना, वो भी शानदार है। आपको कम से कम बसाल्ट में स्पेस की कमी तो नहीं दिखने वाली। उसकी स्टाइलिंग अच्छी है और प्राइस पॉइंट के हिसाब से वो एक वैल्यू फॉर मनी कार हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपकी चॉइसेस क्या हैं। नाउ व्हाट इज बैड इन बसाल्ट? सबसे बड़ा इशू जिसको किसी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, अगर कोई भी इस कार को खरीदता है तो इस इशू को मई में रख के खरीदे कि वो इसको हैंडल कर सकता है। इसका जो सर्विस नेटवर्क है वो बहुत ही लिमिटेड है। सर्विस क्वालिटी तो एक सेकेंडरी चीज है, अगर आप इसे खरीदते हैं तो इसको आप काउंट कीजिएगा। दूसरा, इसकी रीसेल वैल्यू कम रहने वाली है। तीसरा, बेस मॉडल में बहुत लिमिटेड फीचर्स हैं, पर कार पूरी मिलेगी स्टीयरिंग के साथ। तो अगर आप बेस मॉडल लेने वाले हैं तो आप कार को अच्छे से वैलिडेट कर लीजिएगा। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत सुपीरियर नहीं है, वो एक एवरेज, एक मीडियोकर टाइप की बिल्ड क्वालिटी है। तो कुछ लोग इस बात से निराश हो सकते हैं। अगर मैं इसकी यूज केस की बात करूं, अगर आप मोस्टली अर्बन एरियाज में रहते हो जहां पर सर्विस नेटवर्क का कोई इशू नहीं है और मोस्टली आप सिटी में चलाते हो, इंटरसिटी चलाते हो, हाईवे भी जाते हो, लेकिन हाईवे जाने के लिए सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको कैसे हैंडल करना है। अगर आपको ये सूट करती है तो डेफिनेटली ये वैल्यू फॉर मनी कार होने वाली है, जो कि काफी लो बजट है। अब बात करते हैं कर्व की। इनका सपोर्ट नेटवर्क काफी बड़ा है, सस्पेंशन भी काफी ठीक ठाक है और काफी अच्छी राइड क्वालिटी मिलती है, चाहे वो हाईवेज हो चाहे वो बैड रोड्स हो, लेकिन उसमें और इंप्रूवमेंट थोड़ी हो सकती थी। दूसरा है, कर्व में पावर ट्रेन्स की भरमार है। उसमें पेट्रोल में 2 इंजन है, उसमें डीजल इंजन है, उसके अंदर ईवी भी आती है। इसका बूट स्पेस बड़ा है, इसका जो लुक है वो काफी बोल्डर है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस तो शानदार है और ये 5 स्टार एनकैप रेटिंग के साथ आती है। नाउ व्हाट अबाउट बैड्स? टाटा का सबसे बड़ा इशू क्योंकि क्वालिटी चेक का इशू है। अगर वो क्वालिटी चेक ठीक भी होता है और आप लोग पीडीआई अच्छे से कर लेते हैं तो उनका जो सर्विस रिस्पॉन्स है वो काफी पुअर है। ये खाली मेरा मानना नहीं है, ये लोगों ने रिपोर्ट किया है। काफी लोग उनकी पुअर सर्विसेज से काफी परेशान हुए हैं। वो इंजन फिर भी अच्छे बनाते हैं, लेकिन पुअर सर्विसेज के चलते उन इंजन की वाट लग जाती है। दूसरा है कि जो पेट्रोल कार की एवरेज है वो बहुत सुपीरियर नहीं है, स्पेशली हाइपेरियन की। मेरा ये मानना है कि जो हाइपेरियन है वो सबसे कम बिकने वाला मॉडल हो सकता है, सिर्फ उसकी एवरेज को देखते हुए। उसमें टाटा को थोड़ी इंप्रूवमेंट करनी होगी, हालांकि उसमें पावर टॉर्क की कोई कमी नहीं है। विद एक्सपीरियंस ओवरऑल टाटा के इंजन में कुछ रिलायबिलिटी कंसर्न तो रहते हैं और उनकी रीसेल वैल्यू भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है अगर आप बाकी कार के साथ मार्केट में कंपेयर करो। कार को खरीदने के लिए, उसके डिफरेंट मॉडल्स को खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसे अपनी जेब से निकालने होंगे। वो महंगी तो हैं, 5 स्टार रेटिंग होने के बाद भी उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो कोई बहुत सुपीरियर नहीं है और कुछ लोग उससे डिसअपॉइंट हो सकते हैं। अब बात करते हैं उसके यूज केस की। डेफिनेटली एक स्टाइलिश कार है और आप इसको एक लाइफस्टाइल कार की तरह खरीद सकते हैं, जो कि अर्बन और रूरल एरिया में आपकी एक फैमिली कार भी हो सकती है। हमने इस वीडियो में बात नहीं की, लेकिन डीजल इंजन करीबन 21 से 22 तक की एवरेज दे देता है और एवरेज के लिए आप टीजीडीआई को अवॉइड करना। और वैसे भी अगर किसी भी कार को आपको ज्यादातर सिटी में चलाना है तो आप टीजीडीआई इंजन को अवॉइड कीजिए, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। जो पेट्रोल के टर्बोचार्ज इनडायरेक्ट इंजेक्शन वाले इंजन होते हैं वो सिटी के लिए फिर भी बेटर है और उसके बारे में हमने डिटेल में बात भी की है इस वीडियो में। तो कर्व केस में अगर आपको ज्यादा एवरेज चाहिए तो आप डीजल और ईवी इंजन के ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो, बशर्ते वो आपके यूज केसेस से मैच करें। मैंने काफी सारी इंफॉर्मेशन कवर करने की कोशिश की ताकि इन दोनों ही लो सेलिंग कार्स को एक बेटर पोजीशन मिल सके एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंज्यूमर इसको और ज्यादा अच्छे से समझ सके और ज्यादा अच्छा बाइंग डिसीजन ले सके। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अभी देख रहे थे मैशोफ्रिक्स ऑटो की ऑटोटेक सीरीज, जहां आज हम 2 स्टाइलिश कुपे को कंपेयर कर रहे थे। जाने से पहले मेरी इस वीडियो को हाइप करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी तरह का कुछ नया कंटेंट लाता रहूंगा। चलिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। बाय बाय।